हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साउथ एशियन इकोनॉमी के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें साउथ एशियन इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस दिए हैं उसमें। और साउथ एशिया के अंदर इंडिया तो आता ही है, इंडिया उसकी सबसे मेजर इकोनॉमी है, फॉलोड बाय बांग्लादेश आपका। तो उसमें आपके फ्रंट पेज पे हिंदू न्यूज़पेपर में आपकी एक आर्टिकल आया था आपका कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट करी है इंडिया टू ग्रो एट 8%। तो वही हमने हेडलाइन उसकी यूज करी थी और ये इन्फोग्राफिक आया था जिसमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे। तो जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की उसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड। ये आपकी बायनियल आपकी रिपोर्ट है आपकी। तो साल में 2 बार आपकी इसकी रिलीज करी जाती है आपको। तो ये आपकी रिपोर्ट है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड। तो इस पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, आईएमएफ ने। इस तरीके के रिपोर्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बने, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस ये किसने आपका रिपोर्ट रिलीज करी है, वर्ल्ड बैंक ने। तो अगर आपका सिर्फ कंसर्न इतना ही है तो आप लेक्चर बंद कर सकते हैं। पर आपको अगर आपको ये भी पढ़ना है कि इस रिपोर्ट में क्या स्टैटिस्टिक्स थे, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है, हो सकता है कि अपकमिंग प्रीलिम्स में ही अगर आ जाए या फिर मेंस में कोट करने के लिए भी इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पर इस रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं कि साउथ एशिया के कंपैरिजन में या फिर इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी के कंपैरिजन में क्या चल रहा है। इंडिया इज द ओनली शाइनिंग स्पॉट, बाकी सारा आपका साउथ एशिया देखे तो बर्बाद चल रहा है इस टाइम पे। श्रीलंका है, मालदीव्स है, हर जगह पे आपकी बर्बादी चल रही है इस टाइम पे। इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो उसमें इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं इस रिपोर्ट को डिटेल में कवर करूंगा, सारा स्टैटिस्टिक्स नहीं पर इसकी फाइंडिंग्स भी जो आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्परेरी। तो फ्रेंड्स, ये हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी रिपोर्ट के ऊपर आपका टॉपिक आया था कि न्यूज़पेपर में आया था, हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडिया टू ग्रो एट 8% वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे आपका टेबल आपका आया था। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने इसका ये स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो साउथ एशिया रीजन्स ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लोअर ड्यू टू रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन। तो रशिया की जो अभी यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, काफी जगह इन्वेड कर रहा है रशिया, तो उसके चक्कर में आपका नाटो के साथ जो क्राइसिस चल रहा है, तो बहुत ज्यादा आपका एक्सपोर्ट्स आपका थोड़ा इंपैक्ट हो रहे हैं। मतलब इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। वैसे ये भी आर्टिकल आया था कि रशिया क्योंकि और यूक्रेन वीट का काफी एक्सपोर्ट करते हैं टू आपका ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज नॉर्दर्न अफ्रीका, तो वहां पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो बस इंडिया देख रहा है कि अगर उसके स्टैंडर्ड्स उनके साथ मैच कर जाए तो बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे ये आया था कि इंडिया, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अगर फाइनेंशियल ईयर देखें तो उस टाइम पे तो पूरा कोरोना वायरस के चक्कर में सबकी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, -20 आपकी हुई थी। पर अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें तो उसमें इंडिया एस्टिमेट कर रहा है ये कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक, ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि इंडिया grew at 8.3%, and even in the upcoming financial year, although there is a threat of economic implications of Russia's invasion of Ukraine, तो भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 8% पे ग्रोथ तो होगी होगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। और उसके बाद भी ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 7.1% की ग्रोथ होगी। तो आने वाले टाइम पे वैसे ग्रोथ हल्की सी डिक्लाइन हो रही है जो प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग। पिछले साल आपकी 8.3 की ग्रोथ इस वजह से भी है क्योंकि बेस इफेक्ट, क्योंकि उससे पिछले साल -6.6 आपका हुआ था, ग्रोथ हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ लगा जा रहा है कि चलो यार इंप्रूव ही होगी उसके बाद। तो ये आपका उसका था, इंडिया का हो गया। कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका 3.5 था, उसके बाद 2.4 था। पर आने वाले टाइम में 2023-24 के लिए उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है क्योंकि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ ज्यादा ही बेकार, बहुत बुरे चल रहे हैं। बांग्लादेश ने भी अगर देखें तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बांग्लादेश शोड अ पॉजिटिव ग्रोथ, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन हुई थी ड्यू टू कोरोना वायरस। पर बांग्लादेश ने सस्टेन करा था 3.4 की। और पिछले साल भी बांग्लादेश ने 6.9 पे ग्रो करा था। आने वाले टाइम में लगा जा रहा है कि 6.4% पे ग्रो करेगा, एंड उसके बाद भी 6.7। तो बांग्लादेश कंसिस्टेंटली आपका 6 और 6.5 के आसपास की रेंज में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश इज आपका 3.4। तो थैंक्स टू शेख हसीना जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश ने ये ग्रोथ अचीव करी है। पाकिस्तान की पिछले से पिछले साल आपकी नेगेटिव ग्रोथ थी, इंडिया के तो खैर -6.6 थी। और पाकिस्तान की ग्रोथ है वो 4 to 5 के बीच में आपकी रेंज चल रही है उसकी।
तो ये है मेनली आपका इंडिया। और वैसे बांग्लादेश का देख लेना, क्योंकि बांग्लादेश भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है। तो -6.6, 8.3 पिछले साल में, -6.6 उससे पिछले साल में कोरोना वायरस वाले ईयर में, फिर इस साल आने वाले साल में 8% एंड इस वाले उसके अगले साल में 7.1%। तो ये आपकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। तो ये वैसे मैंने न्यूज की समरी आपको स्टैट्स तो बता दिए हैं, पर कुछ इसकी की फाइंडिंग्स भी हैं, रीजंस भी हैं, एनालिसिस भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड अगेन प्रीलिम्स में भी एनालिटिकल स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं इकोनॉमिक में, इकोनॉमी के जो टॉपिक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक ने आपकी जो रिलीज करी है बाय एनुअल आपकी रिपोर्ट है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड। तो इसकी बायनुअल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। तो सार्क वगैरह रिलीज नहीं करता। वैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दूंगा कि कितने मेंबर है, 8 है। तो इंडिया इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पिछले साल एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 8.3% पे ग्रो करा था, उससे पहले 6.6% हुआ था ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, जिसमें हर किसी ने कॉन्ट्रैक्शन हुई थी एक्सेप्ट बांग्लादेश। एंड जस्ट ओवर 8% आपकी ग्रोथ करेगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड उसके बाद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.1%। तो ये तो इंडिया का हो गया, लेकिन बाकी कंट्रीज का बता दिया। ओवरऑल साउथ एशियन रीजन की हम बात करें तो द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लोअर देन प्रोजेक्टेड by 1 percentage point at 6.6% in 2022 and 6.3% in the next calendar year। तो 2022 का जो हमने अगर फाइनेंशियल ईयर देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि 6.6% पे ग्रोथ करेगा, पर पहले ज्यादा प्रोजेक्शन थी, अब लेकिन 1 परसेंटेज पॉइंट, पहले 7.6% की प्रोजेक्शन थी, अब हो गया रिड्यूस हो गया 6.6% पे, एंड उसके बाद 6.3% आपका नेक्स्ट। और ये इस वजह से है बिकॉज ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, क्योंकि ऑयल क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक्सपोर्ट्स कम इंपैक्ट हो रहे हैं, विच हैज इंपैक्टेड द रीजन जो ऑलरेडी उसमें फ्रेजाइल ग्रोथ चल रही थी। राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी थे, बॉटलनेक्स टू सप्लाई एंड फाइनेंशियल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज। तो ये आपके नटशेल में रीजंस हैं, इनको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा अभी साउथ एशिया इकोनॉमी के बारे में। तो ऑलरेडी वैसी ग्रोथ थोड़ी सी फ्रेजाइल थी, ऊपर नीचे चल रही थी वैसे भी, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज में सार्क तो फेलियर है, ट्रेडिंग इंडिया पाकिस्तान में तो वैसी बेकार कुछ होती नहीं है, नेग्लिजिबल ही है। तो इस कंटेक्स्ट में आपका यहाँ पे आपका है। तो जैसे मैंने बताया, अब रिपोर्ट की एक बार मैं की पॉइंट समरी बता देता हूं कि ऑलरेडी इकोनॉमिक स्कार्स काफी ज्यादा थे थैंक्स टू कोरोना वायरस, इवन एज द इंपैक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन द ग्रोथ इज सब्सिडाइजिंग पार्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैक्सीनेशन रेट। तो इसका कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस का अब इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी कम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास हर्ड इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन भी है। बट ऑलरेडी उसका इंपैक्ट अभी भी है, काफी लोगों को टाइम लग रहा है उससे रिकवर होने में। ठीक है, साउथ एशियन इकोनॉमीज आर इमर्जिंग फ्रॉम द डीप कोविड रिसेशन। ये कोविड रिसेशन हुआ था, बर्डन बाय हाई इन्फ्लेशन। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी 6 है, 7 पे भी टच करने की बात आ रही है यहाँ पे इस टाइम पे, अगर हम सीपीआई की बात करें या फिर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये ऑलरेडी आपका टच कर रहा है काफी। राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हो गया। ट्रेडिंग के अगर आप में बात देखें तो ट्रेडिंग आपका इशू है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिसमैच है, डिटेरियोरेटेड फिस्कल बैलेंसेस आपका, फाइनेंसेस का, टैक्सेस के रिलेटेड इश्यूज है, and which has increased these all issues, underlying fundamental issues have been impacted by the war in Ukraine। तो अगर हम बात करें जो मेजर आपके, एक तो इंटरनल इश्यूज हो गए आपके, फिर एक्सटर्नल इश्यूज हो गए। एक्सटर्नल में पहले कोविड आ गया था, अब रशिया की वॉर होगी, यूक्रेन में होगी। तो ऑलरेडी इन दोनों इवेंट्स ने ऑलरेडी आपके टैक्सेशन सिस्टम, फिस्कल आपकी जो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आपके रेट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गए, फिर आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो वो आपका उसको बर्बाद कर दिया है। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस आपका हो गया, रेवेन्यू शेयरिंग, आपका एक्सपेंसेस उसको मिसमैच कर दिया है। फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, आपका ट्रेडिंग एस्पेक्ट हो गया, उसको भी इंपैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस चक्कर में ये आपके 4-5 रीजन है। कोविड रिसेशन हो गया आपका, रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन हो गया, फिर आपका इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एस्पेक्ट, टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल पॉलिसी एंड करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। तो ये ऑलरेडी आपके इकोनॉमिक स्कार्स है। तो अभी भी इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया कि कोविड ने तो इंपैक्ट छोड़ा था और उसके बाद रिकवरी हो रही है, ऐसी बात नहीं है जैसे बांग्लादेश इंडिया में रिकवरी हुई है, बट रिकवरी इज अनइवन अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द कंट्रीज। जैसे आप देख सकते हैं कि श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान तो अलग ही गॉन केस है, फेल्ड स्टेट है, तालिबान आ चुकी है वहां पे, तो वहां पे कहीं पे रिकवरी नहीं हो रही। इंडिया, बांग्लादेश ही रिकवरी खींचे जा रहे हैं, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत आपका रोल प्ले कर रहा है आपका इकोनॉमिक रिकवरी में साउथ एशिया में, बट अक्रॉस द रीजन्स अनइवन है और अक्रॉस द सेक्टर्स भी अनइवन है आपका। तो ऑल्दो द रीजन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग अगेन, द रिकवरीज हैव बीन अनइवन अक्रॉस सेक्टर्स
यानी कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सेक्टर्स हो गया अक्रॉस कंट्रीज। सार्क में 8 कंट्रीज है एंड अक्रॉस ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो यानी कि इनकम इनइक्वालिटी है। अभी आपके एक न्यूज आई थी कि अदानी ग्रुप के जो ओनर है गौतम अदानी, वो सेंटी बिलियनियर बन गए हैं। सेंटी बिलियनियर, तो सेंटी यहाँ पे मतलब वो सेंटिमेंटल वाला सेंटी नहीं है, ये CENTI। तो ये पहले सेंटी बिलियनियर है। यहाँ पे इनकी वैल्यू जो वर्थ है आपकी $100 बिलियन है। तो वर्ल्ड के टॉप 10 में से अदानी ग्रुप आते हैं, तो सेंटी बिलियनर है। तो इंडिया के पहले सेंटी बिलियनर है, यानी कि अंबानी को भी क्रॉस कर चुके हैं वो। उनकी वेल्थ बढ़ी जा रही है। अगेन उन्होंने भी कुछ काम करे होंगे, इसी वजह से बढ़ रही है। पर इनकम इनइक्वालिटी की पावर्टी भी काफी लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो ये आपका गैप है आपका। तो ये अक्रॉस ग्रुप ऑफ पीपल है, अक्रॉस कंट्रीज बता दिया, अक्रॉस सेक्टर्स हो गया। वाइल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज हैव रिजन थैंक्स टू आपका कोरोना वायरस। ये सरकास्टिकली कहा था मैंने, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में आपका नो टच वाला सिस्टम शुरू हो गया था। तो फाइनेंशियल सर्विस, एड्यूटेक हो गया आपका, जैसे ये लेक्चर भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके की आपका डिजिटल सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, एजुकेशनल सर्विसेज होगी, IT सर्विसेज होगी, वो इंक्रीज हो गई हैं। अदर सेक्टर्स लाइक आपका कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म हैव नॉट फुली रिकवर्ड इन आपका मोस्ट कंट्रीज। मॉलडीव्स तो टूरिज्म बेस्ड कंट्री है आपकी, वहां पे टूरिस्ट से ही उनकी इकोनॉमी है, तो वो तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा था। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, ये अभी भी इंपैक्ट नहीं, रिकवर नहीं कर पाए। बट डिजिटल सर्विसेज ने बहुत ग्रो करा है, IT सेक्टर ने आपका। वेल सम कंट्रीज एक्सपीरियंस अ सॉलिड रिबाउंड इन GDP ग्रोथ। अफगानिस्तान में आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, तालिबान। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है आपका, इमरान खान को भी हटाया गया था। एंड श्रीलंका में भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है आपका। हर दिन फ्रंट पेज पे श्रीलंका का आ रहा है। श्रीलंका के बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है आपका, आरबी वहां पे जो उनकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने भी कहा है कि रेमिटेंसेज भेजिए, मिसयूज नहीं करेंगे। While high skilled workers retained job during the pandemic और found new opportunities, unskilled migrant workers थे, तो उनको भी वापस सिटीज में आने के बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही। मोर मेन हैव बीन एबल टू फाइंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मोर क्विकली देन वुमेन। तो यहाँ पे आपका जेंडर्ड इंपैक्ट है आपका कोविड का। तो ये भी आपका, तो आप देख सकते हैं कि अक्रॉस पीपल, अक्रॉस ग्रुप आपका, एंड अक्रॉस कंट्रीज आपका, और अक्रॉस सेक्टर। मैंने आपको डिजिटल सर्विसेज और आपका कंस्ट्रक्शन टूरिज्म वाला बताया था। तो अनइवन रिकवरी है आपका। स्टैटिस्टिक्स के मैंने आपको बताया था आपका यहाँ पे कि साउथ एशिया वैसे 6.6% पे ग्रो करेगा, पर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो यही है आपका, बिकॉज ऑफ द वॉर एंड आपका कोरोना वायरस के चक्कर में। तो इसी के चक्कर में आपका है। पर 6.6% पे भी इसलिए ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द सर्विसेज सेक्टर एंड स्पेशली आपका डिजिटल सर्विसेज के चक्कर में। High import prices will further exert pressure on the current account balances in the region in 2022. The war could reduce income growth. अगर हम लोगों की इनकम, मेरी इनकम, आपकी इनकम, अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो वॉर है, दैट कुड रिड्यूस इनकम ग्रोथ इन साउथ एशिया दिस ईयर बाय 2.2 परसेंटेज पॉइंट बिकॉज ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड लॉसेस, मोस्टली ड्यू टू हायर फ्यूल इंपोर्ट प्राइसेस। तो अगर आप इनकम की बात करें, अगर नेट इनकम की बात करें, एक तो ये है कि इनकम, अगर हम नेट इनकम की बात करें, एक इनकम ऐसी होती है कि हम कितनी सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो वो इनकम तो हो गई। पर ऑलरेडी क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, ओवरऑल काफी लोगों के हाउस होल्ड इफेक्ट होंगे, तो उसके चक्कर में वैसी सैलरी कम हो जाएगी। दूसरा इनकम का ये इंपैक्ट आता है कि ऑयल प्राइसेस काफी आपके बढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनकी इनकम का शेयर अब ज्यादा आपका ट्रैवलिंग में जाएगा, ऑयल पे जाएगा, तो उससे भी आपका इंपैक्ट हो रहा है, हायर फ्यूल इंपोर्ट प्राइसेस। तो उसके चक्कर में भी लोगों की इनकम इफेक्ट होगी। और कौन सी कंट्रीज है जो ज्यादा इफेक्ट होगी आपके यूक्रेन वॉर क्राइसिस पे ओवरऑल भी? सबसे पहले तो श्रीलंका ही दिमाग में आता है, जिसके आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, जो इंपोर्ट बिल पे नहीं कर पा रहा। साथ में श्रीलंका की इक्विवेलेंट एक कंट्री है मालदीव्स, whose oil imports as a percent of GDP are the largest of the South Asian economy। तो इसके ऑयल इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा है मालदीव्स के, तो वो भी इंपैक्ट हो रहा है। एंड 20% ऑफ टूरिस्ट इन मालदीव्स वर कमिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। तो आप देख सकते हैं कि मालदीव्स इज द वर्स्ट अफेक्टेड ड्यू टू यूक्रेन रशिया क्राइसिस। श्रीलंका तो है ही, उसके ओवरऑल भी अपने चाइना के चक्कर में भी, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे उसने रॉन्ग डिसीजंस लिए, इस चक्कर में आपका बर्बाद हो रहा है। पर मालदीव सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि एक तो वो ऑयल इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो इंपोर्ट आपका बिल उसका बढ़ गया है। दूसरा, आपके जो टूरिस्ट आपका जो पैसा खर्च करते थे, वो आपके मेनली आपके रशिया एंड यूक्रेन से 20% आते थे यहाँ पे। हायर फूड प्राइसेस कॉम्प्लिकेट ह्यूमैनिटेरियन एड टू आपका अफगानिस्तान, क्योंकि आपके फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वहां पे, तो वहां पे अफगानिस्तान में भी क्राइसिस हो रहा है आपका। एनर्जी सब्सिडीज एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आर द हाईएस्ट इन आपका पाकिस्तान।
Energy subsidies as a percentage of GDP are highest in Pakistan. Bangladesh would be affected by a potential indirect effect of slowing import demand in Europe. तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका हर कंट्री पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो रहा है. अब फॉसिल फ्यूल्स पे भी आ जाते हैं कि हाई एंड वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस हैव एक्सपोज्ड साउथ एशियाज वल्नरेबिलिटी टू बिकम डिपेंडेंट ऑन द. तो फॉसिल फ्यूल पे इंपोर्ट डिपेंडेंट होने के चक्कर में सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी सारी कंट्री साउथ एशिया की आपकी एनर्जी इंपोर्ट आपका क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट करता है. खुद के कम रिसोर्सेज हैं, इस वजह से हम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से या फिर साउथ ईस्ट एशिया से आपका इंपोर्ट करते हैं, तो उसके चक्कर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है. एक तो उसके चक्कर में इंपोर्ट बिल तो बढ़ता ही है, साथ में आपके एनवायरमेंटल डैमेज भी होते हैं जो इनडायरेक्टली आपका नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है. एयर पॉल्यूशन होता है, इज वन ऑफ द की नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. एयर पॉल्यूशन भी होता है और उसके चक्कर में क्लाइमेट चेंज भी होता है. तो इस रिपोर्ट ने एक सजेशन दिया है आपका ग्रीन टैक्सेशन सिस्टम का. तो इस कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि फॉसिल फ्यूल पे आपका काफी ज्यादा आपका इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट बिल हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. जब इतनी ज्यादा फॉसिल फ्यूल पे आपके क्राइसिस हैं, इस तरह से इश्यूज हो रहे हैं, तो इसी वजह से रिपोर्ट ने कहा है इट एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीनिंग ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम. अब टैक्सेशन सिस्टम को ग्रीन कैसे कर सकते हैं, विच मीन्स इंटरनलाइजिंग द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इन एनर्जी प्राइसेस एंड प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फेजिंग इन अ कार्बन टैक्स. तो अगर कार्बन टैक्सेशन लगाया जाए तो इस तरीके से आपका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को भी इंक्लूड करे एनर्जी प्राइसिंग में, तो इस तरीके से डिस्करेज करा जा सकता है इन चीजों को, फॉसिल फ्यूल्स को, और नॉन फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करा जाता है. तो क्या क्या सॉल्यूशन इसने सजेस्ट करे? केयरफुली डिजाइन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज आर नीडेड टू वेदर द न्यू एक्सटर्नल शॉक्स ऑन टॉप ऑफ द लेगेसीज ऑफ द पेंडेमिक. तो न्यू शॉक्स, ऑलरेडी हम पेंडेमिक से बड़ी मुश्किल से तो रिकवर करना शुरू है, अब रशिया का क्राइसिस आ गया है, यूक्रेन का, तो इसके चक्कर में आपको मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी केयरफुली डिजाइन करनी चाहिए. देयर इज अ लिमिटेड स्कोप फॉर हाउएवर ब्रॉड फिजिकल स्टिमुलस. जो आपका स्टिमुलस देती है गवर्नमेंट, देती है रिसेशन के टाइम पे देती है, उसके लिए स्कोप थोड़ा सा कम है. As fiscal space is limited, equally important, the major shocks of South Asian economies have been negative shock supplies. As a supply is curtailed, broad-based demand-based stimulus will mainly lead to increase inflation. अगर broad base आपका demand stimulus आपका करा जाएगा तो उससे growth तो कुछ होगी नहीं, बल्कि inflation थोड़ा सा और बढ़ जाएगा आपका. तो इस वजह से quality of government spending पे focus करना जाएगा, तो वो ही सबसे ज्यादा आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज नहीं, क्वांटिटी में नहीं, बट क्वालिटी पे भी फोकस करना है. फॉर एग्जांपल, टारगेटेड इनकम सपोर्ट फॉर वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स दैट आर स्ट्रगलिंग विद हायर फूड एंड एनर्जी कॉस्ट इज मोर एफिशिएंट देन प्राइस सब्सिडीज. तो इंस्टेड ऑफ प्राइस सब्सिडीज की अगर प्राइसेस को ही भी आपको कर्टेन कर दें, प्राइसेस को कम कर दें, तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए. क्योंकि अगर प्राइस सब्सिडी करेंगे तो उसका सब्सिडी बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं आपकी एक्सपेंसिव चीजें, अगर किसी ऑयल को कर पा रहे हैं, तो उनको भी वहां पे फालतू में बेनिफिट जा रहा है. इससे बेटर रहेगा कि जो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो इंपैक्ट हुए हैं, सिर्फ उनको टारगेट करा जाए, उनकी लिस्ट बनाया जाए और उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए, वो ज्यादा रहेगा. देयर इज स्कोप फॉर हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट बाय सेंट्रल बैंक एज हायर इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस रियल इंटरेस्ट रेट एंड फाइनेंशियल कंडीशंस इन इंटरनेशनल मार्केट इज टाइटनिंग. तो ये फ्रेंड्स था मेरा साउथ एशिया की जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी. उसके बाद सोचा मैंने कि इतना साउथ एशिया मैंने आपको डिस्कस करा, तो साउथ एशिया के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. तो एक सार्क करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी समिट से रेडली होती है थैंक्स टू आपका इंडिया एंड आपका पाकिस्तान. ये ऑर्गेनाइजेशन एक कटर फेलियर है, ये बहुत ही ज्यादा. इसलिए मैं अभी रिसेंटली एक समिट हुई थी वैसे बिम्स्टेक की, तो यही कहा जा रहा है कि इंडिया को कि भाई यहाँ पे ये दोनों स्टेट्स तो वैसे ही आपकी फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गई, तो बेटर है कि बाकी कंट्री से आपका इंटरैक्ट कर लें. तो मॉलडीव्स वैसे इसके अंदर बिम्स्टेक के अंदर नहीं आता, तो लेकिन सार्क कंट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं. इसमें 8 कंट्रीज हैं आपकी जो परमानेंट मेंबर है. इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स. तो 2 कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपका हो गया मॉलडीव्स, कि मॉलडीव्स भी भाई साउथ एशिया के अंदर आता है. मॉरिशस, मॉलडीव्स और सीशेल्स को आपका कंफ्यूज मत कर देना. मॉरिशस एंड सीशेल्स आता है आपका अफ्रीका के अंदर आ जाता है आपका, पर मॉलडीव्स आपका एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर आता है और बहुत ही पास ही आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये आपका मॉलडीव्स हो गया. दूसरा हो गया अफगानिस्तान हो गया. ये आई थिंक 2007 में आपका लास्ट मेंबर बना था अंडर द
आपका टेन्योर ऑफ हमीद करजाई। तो अफगानिस्तान भी मेंबर है सार्क का। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी एक सार्क की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होनी थी 2021 में, पर इंडिया ने वॉकआउट कर लिया। रीजन बीइंग क्योंकि तालिबान आ गई थी। तो इंडिया को समझ नहीं आ रहा था, या फिर किसी भी कंट्री को, कि तालिबान को क्या हम इनवाइट करेंगे सार्क की मेंबरशिप में? शुड वी एक्नॉलेज तालिबान एज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, और शुड वी सी देम एज टेररिस्ट? तो इसी कंटेक्स्ट में सार्क की समिट नहीं हुई थी। तो ये आपकी नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो सार्क के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो मैंने बताया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज की। अफगानिस्तान ने ज्वाइन करा था ये ब्लॉक आपका 2007 में अंडर द टेन्योर ऑफ आपका प्रेसिडेंट हमीद करजाई। इस टाइम पे अब ये जा चुके हैं अफगानिस्तान छोड़ के। सार्क ऑल्सो इंक्लूड्स 9 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्वर स्टेट्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ईरान एंड चाइना। ये आपके आपके ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ध्यान रखना, चाइना वैसे परमानेंट मेंबरशिप आपकी सीख कर रहा है, पर इसके पास है नहीं, अभी दे नहीं रहे, क्योंकि चाइना अगर सार्क में आ जाएगा तो डोमिनेट करेगा प्रोसीडिंग्स इस चक्कर में। तो चाइना को अभी सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है। चाइना कहता है हमने इंडिया को शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दी थी, आप हमें सार्क की दे दो। तो इस कंटेक्स्ट में सार्क वाज फाउंडेड इन 1985 इन ढाका, बांग्लादेश में आपकी फाउंड करी थी, बट इट सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन आपका काठमांडू। एक्चुअली इंडिया को क्रिटिसाइज करा जाता है कि इट एक्ट्स एज अ बिग ब्रदर और अ बिग बुली, आपका डोमिनेट करता रहता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा चलो फाउंडेशन भी कहीं पे और हो, और आपका सेक्रेटेरिएट भी आपका काठमांडू में हो। बाद में आप लोग क्रिटिसाइज करोगे कि दिल्ली में ही इसका सेक्रेटेरिएट है, तो इसलिए इंडिया डोमिनेट करता है। और इंडिया ने आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया आपका 2006 में आपका लॉन्च करा था। मैंने एक लेक्चर कंडक्ट करा था एफटीएस के बारे में, पीटीएस के बारे में। तो मैंने बताया था आपके कि काफी सारे एफटीए इंडिया ने कंक्लूड करे हैं रिसेंटली। आपका यूएई के साथ सीईपीए आपका करा है, एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका करा है ईटीसीए। ये सारे एफटीएस के टाइप है आपके, तो ये करें आपके। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया भी आपका लॉन्च करा हुआ है 2006 में, बट अगेन अभी तक इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं आया। तो आपका फाउंडेशन हुई थी आपकी ढाका में हुई थी, सेक्रेटेरिएट आपका काठमांडू में है आपका जो इसका है, पर इंडिया ने सोचा कि कुछ तो भाई आपका इंडिया में भी होना चाहिए। तो एक सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, तो दैट हैज बीन सेटअप इन गांधीनगर इन गुजरात एट गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कैंपस में इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर है। जो 18th एंड लास्ट समिट हुई थी सार्क की, वो हुई थी 2014 में, विद पाकिस्तान शेड्यूल्ड टू होस्ट द समिट इन 2016। आई थिंक मोदी जी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने सारी सार्क कंट्रीज को बुला लिया था कि आप मेरी स्वेरिंग इन सेरेमनी आओ। तो उसी टाइम पे सार्क समिट कर ली थी उन्होंने, बट वो तो सिर्फ नाम की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में एक 19 समिट आपकी शेड्यूल करनी थी, बट पाकिस्तान ने फिर आपके टेरर अटैक करा, उरी टेरर अटैक हुआ। तो इस चक्कर में फिर मोदी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा, तो सार्क समिट आपकी हमेशा कैंसिल हो गई। तो इसी तरीके से हमेशा सार्क की समिट कैंसिल होती रहती है। वैसे 2022 में भी शेड्यूल्ड है कि इस्लामाबाद में जो आपकी 19 समिट होनी थी आपकी इस्लामाबाद में 2016 में, वो इस साल करेंगे। तो बीच बीच में कभी कभी फॉरेन मिनिस्टर्स की हो जाती है, पर पिछले साल फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट भी आपकी कैंसिल हो गई थी। तो इसी कंटेक्स्ट में सार्क को फोकस छोड़ के आपका बिम्स्टेक पे फोकस करा जा रहा है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेना, इसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर साउथ एशियन इकोनॉमी के बारे में और साउथ एशिया के बारे में, सार्क के बारे में मैंने बताया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। If you like the lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query with respect to this lecture or any other topic, please feel free to connect with us. Also, हम इंटरव्यू प्रोग्राम भी अभी कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से आके मिल सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.